दोस्तों, एक गांव का प्राइमरी स्कूल जिसमें 150 से 200 बच्चे के समथिंग पढ़ रहे थे। 4 से 5 टीचरों का स्टाफ था। उस स्कूल के सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी आकर के एकदम से रुकती है। गाड़ी के ऊपर लगी हुई लाइट को देख करके सब लोग समझ जाते हैं कि स्कूल में अचानक डीएम साहब का दौरा हुआ है। और डीएम साहब झट से गाड़ी की खिड़की खोल करके अर्दली का भी इंतज़ार किए बगैर और सीधे प्रस्थान करते हैं प्रधान आचार्य के ऑफिस में। अचानक डीएम को स्कूल में आया देख सभी स्टाफ सहित प्रिंसिपल महोदय के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो अभिवादन में हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं। मगर ये क्या, डीएम साहब तो अपनी तरफ से ही बड़ा नॉर्मल से खड़े होते हैं जाकर के और उन सभी टीचरों के हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं और कहते हैं, आप लोग बैठ जाइए। जितेंद्र कुमार सक्सेना जी से मुझे मिलना था। तो तत्कालीन प्रधानाचार्य कहते हैं, माफ़ कीजिए सर, जेके सक्सेना जी को तो रिटायर हुए यहाँ से काफ़ी लंबा समय हो गया और आज वो अपने घर पर हैं, लेकिन आपको उनसे क्यों मिलना था? तो डीएम साहब कहते हैं कि मुझे उनका उधार चुकता करना है। प्रिंसिपल साहब जब ये चीज़ सुनते हैं तो थोड़ा सा डीएम साहब को और कुरेदने की कोशिश करते हैं। तब डीएम साहब गुजरी हुई कहानी उन प्रिंसिपल महोदय को सुनाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से करबद्ध गुजारिश है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। चूँकि आप लोगों के सामने जो मैं वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, मेरे द्वारा मेरे चैनल पर अपलोड की हुई कोई भी वीडियोज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अपने परिवार में बैठ कर के ना देख सकें, या किसी वीडियोज़ का कोई अच्छा मतलब ना हो। तो मेरी हर एक वीडियो कहीं न कहीं से शिक्षाप्रद होती है, मनमोहक होती है। मनोरंजन के साथ साथ मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों का, अपने व्यूवर्स का ये ख्याल रखता हूँ कि आपका जो 10, 12 मिनट, 15 मिनट में लेता हूँ वो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी सुधार को ही लेकर के आएगी। तो इसीलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है, पुनः करबद्ध निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। तो जो डीएम साहब, तत्कालीन डीएम साहब तत्कालीन प्रधानाचार्य महोदय के सामने जो बैठे थे, उनके पूछने पर, आग्रह करने पर वो बताते हैं कि जेके सक्सेना जी मेरे क्लास टीचर थे और मैं एक दुखियारी माँ का बेटा था। एक समय की बात है, क्लास में एक प्रतियोगिता चल रही थी। सक्सेना सर ने एक शर्त रखी थी कि यदि कोई बच्चा, मैं प्रत्येक बच्चे को मैं 100 रुपये का अपनी तरफ से पुरस्कार दूंगा
इनाम दूंगा और आप लोग सभी अपनी अपनी बारी बारी से खड़े होकर के बताएं कि जो मैं 100 रुपये आप लोगों को बतौर इनाम दूंगा उस पैसे का आप क्या करेंगे। क्रम बाई क्रम सक्सेना जी बच्चों को उठाते जाते हैं। कोई कहता है मैं तो जाकर के सीधा वीडियो गेम खरीदूंगा, कोई कहता है मैं अपने लिए एक टी शर्ट खरीदूंगा, कोई कहता है मैं अपने लिए खिलौना खरीदूंगा, कोई बच्चा कहता है मैं तो 100 रुपये रख करके 10 से 15 दिन तक चाट पकौड़े स्कूल के सामने लगने वाले ठेला पर खाऊंगा। उन्हीं में से एक बच्चा जब उसकी बारी आती है तो सक्सेना सर कहते हैं बेटे आप चुप क्यों हैं, मेरे द्वारा दिए गए 100 रुपये से आप क्या खरीदेंगे। तो वो बच्चा नीरस से चेहरे से बड़ा शांत स्वर में जवाब देता है कि सर यदि आप मुझे 100 का नोट देंगे तो मैं सीधे बाज़ार जाकर के अपनी माँ के लिए आँखों का चश्मा खरीदूंगा। जेके सक्सेना जी जब इस बात को सुनते हैं दोस्तों तो कहते हैं बेटा माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे बाबूजी खरीद सकते हैं, तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो तुम्हारे तो इस समय खेलने खाने के दिन चल रहे हैं। तो बच्चा कहता है माफ़ कीजिए सर, शायद आपको नहीं पता है मेरे बाबूजी मुझे 2 महीने का छोड़ करके ही परलोक से धार गए। आज मेरी माँ जिसका मैं इकलौती संतान हूँ, बहुत मुश्किल से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है। मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है और कुछ पड़ोसियों के वस्त्र कपड़े, महिलाओं के ब्लाउज, पेटीकोट इत्यादि सिलने को आ जाते हैं, उनको सिलती है। मेरी माँ की नज़र अब कम हो चुकी है और सिलाई करते समय उसके हाथों में वो सुई चुभ जाती हैं, जिससे मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। दोस्तों जितेंद्र कुमार सक्सेना जी जैसे ही उस बच्चे की ये भावुक बातें सुनते हैं तो उनको उस बच्चे पर बहुत तरस आ जाता है और बाकी बच्चों से ध्यान हटा करके उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और 100 नहीं बल्कि 200 का नोट निकाल करके उस बच्चे के हाथ में देते हैं और कहते हैं 200 रुपये उस बच्चे के हाथ में दे करके कहते हैं बेटे मेरी सहानुभूति, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये 100 रुपये से तुम अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना और 100 रुपये अपने घर में माँ को दे देना। कोई आवश्यक कार्य जब होता है या कोई इमरजेंसी आवश्यकता होती है तो उस समय के लिए। और हाँ, विनय नाम था उस बच्चे का दोस्तों। तो कहते हैं विनय ये पैसा मैं तुम्हें बतौर कर्ज दे रहा हूँ और कोशिश करो कि बड़े होकर के ये मेरा कर्ज सूद सहित तुम उतार सको। विनय सक्सेना जी की जब ये बात सुनता है, पैसे लेकर के वो अपने जेब में रखता है और झपट कर सक्सेना जी के पैरों में गिर जाता है। और छुट्टी होने के बाद बच्चा सीधे मार्केट पहुंचता है और अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा चश्मा लेकर के पहुंचता है। दोस्तों इन बातों को विनय उन प्रधानाचार्य महोदय से, जो तत्कालीन प्रधानाचार्य उस प्राइमरी स्कूल के थे, उन बातों को जब सुना रहा होता है तो उस समय जो आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना बैठा था विनय, तो विनय की आंखों से आंसुओं की अविरल
धारा बह रही होती है। और इस बात को सुनकर के जो तत्कालीन प्रधानाचार्य महोदय थे, उनके आंसू भी नहीं रुकते हैं और कहते हैं, धन्य है आपके जैसा शिष्य और जितेंद्र कुमार सक्सेना जैसे गुरु। और वो खुशी खुशी सक्सेना जी का होम एड्रेस दे देते हैं। विनय अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी गाड़ी के साथ बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जब बताए हुए एड्रेस पर विनय पहुंचता है, गेट खटखटाया जाता है तो एक अधेड़ सा युवक घर में से निकल करके आता है। डीएम साहब की गाड़ी को देख करके अचानक हक्का बक्का रह जाता है। तो डीएम साहब और उनका अर्दली पूछते हैं, हमें जितेंद्र कुमार सक्सेना जी से मिलना था। वो शख्स जिसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी और चेहरा से भी ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस तरीके से वो कोई अपराधी है। वो पूछता है, आप बाबूजी से क्यों मिलना चाहते हैं? विनय जी के सामने वो लड़का ज़्यादा टिक नहीं पाता है। थोड़ा सा तर्क करने पर वो बता देता है कि माफ़ करना सर, मेरी जातीय स्थिति, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते मैंने बाबूजी को अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया है। दोस्तों, जब विनय जी ये बात सुनते हैं, जो आज तत्कालीन डीएम थे, अभिराम बिना रुके हुए तुरंत वहाँ से चल देते हैं उस अनाथ आश्रम का पता लेकर के। और जब अनाथ आश्रम के सामने जा कर के डीएम साहब की गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर भी एकदम से हड़कंप मच जाता है। केयर टेकर जो वहाँ का था, केयर टेकर से जेके सक्सेना जी के बारे में जानकारी करते हुए आज विनय सीधे उनके रूम में पहुँचता है। बेड पर लेटे हुए सक्सेना जी, जिनका शरीर अब जर्जर हो चुका था, नज़रें झुकी हुई थीं, आँखों की रोशनी दूर के आदमी को पहचानने में अब सक्षम नहीं थी, हाथ कप कपाते थे जाकर के। और विनय की नज़र जैसे ही जेके सक्सेना जी के ऊपर पड़ती है, दोनों हाथों से विनय जब चरण स्पर्श करता है तो सक्सेना जी कोशिश करके कोहनी का सहारा लेकर के बेड पर उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो विनय कहता है, सर मैं आपका वही पुराना शिष्य विनय हूँ, जिसकी माँ की आँखों के लिए आपने मुझे 200 रुपये चश्मा के लिए दिए थे। और लाइफ में कई बार जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, आपने मुझे आश्वासन भी दिया था, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो कभी कॉपी के लिए, कभी पेंसिल के लिए मेरी आप आर्थिक मदद करते रहते थे। आज आपके आशीर्वाद से मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका हूँ, कलेक्टर बन चुका हूँ। तो दोस्तों, विनय की जब ये बातें सुन कर के जेके सक्सेना जी को गुजरे हुए दिन जब याद आते हैं तो झपट करके विनय को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, एक तुम हो और एक मेरा बेटा है। मेरे रिटायरमेंट का पूरा पैसा उसने अपने शराब, जुआ और अय्याशी में बर्बाद कर दिया और लास्ट में मुझे धक्के मार करके घर से निकाल दिया। जब सक्सेना जी की दुख भरी कहानी विनय अपने कानों से सुनता है तो उनके बेटे पर बहुत गुस्सा आता है। और उसी समय वहाँ के केयर टेकर और स्टाफ को बुला कर के विनय जेके सक्सेना जी को वहाँ से अपने घर ले जाने की गुजारिश करता है।
और वहाँ से सीधे विनय अपनी गाड़ी में बैठालकर अपने घर लेकर के पहुँचता है और अपनी पत्नी सहित परिवार, चूँकि अपने घर में विनय ऑलरेडी इस बात को बता चुका था, विनय की पत्नी और बच्चे बहुत अच्छे से जे के सक्सेना जी का स्वागत सत्कार करते हैं। इसी बीच उनका जो लड़का था, जब उसको ये पता चलता है कि मेरे बाबूजी को डीएम साहब की गाड़ी ले गई है, तो पता पूछते पूछते जब वो डीएम साहब के घर पहुंचता है, उस समय डीएम साहब अपने ऑफिस गए हुए थे। डोरबेल जब बजाई जाती है, उनका नौकर जो है जब आकर के गेट खोलता है, पूछता है तुम कौन हो, किससे मिलना चाहते हो, तो बताता है मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना जी का बेटा हूँ, मैं बाबूजी से मिलना चाहता हूँ। जब सक्सेना जी को जाकर के ये चीज़ बताई जाती है, तब तक सक्सेना जी अच्छी सेवा सत्कार के चलते स्वस्थ हो चुके थे, काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे। वो दरवाजे पर आते हैं और धक्के मार करके अपने बेटे को दुत्कार करके वहाँ से भगा देते हैं। तूने जैसा किया वैसा तुझे तो मिलना ही है, जा, तेरा तो ईश्वर मालिक है और मेरे पास क्यों आया है। रुधे हुए गले से वो लड़का वापस चला जाता है। दोस्तों, इस तरीके से मेरी ये वीडियोज़ यहाँ पर विराम होती है। इस कहानी को आप तक पहुँचाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है दोस्तों, कि एहसान मानने वाले, जैसा मैं अपने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बताता चला आया हूँ, एहसान मानने वालों के साथ हल्का सा यदि आपने उनकी लाइफ में कभी कोई छोटा सा एहसान किया है, तो ताउम्र आपके नाम कर देंगे। और एहसान फरामोश के सामने आप अपनी गर्दन काट करके रख दीजिए, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच करके रख दीजिए, लेकिन वो कभी आपको आपके एहसान को सिरे से नकार देगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, मिलता हूँ पुनः एक नई वीडियोज़ के साथ। तब तक मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय देना न भूलें। मिलता हूँ पुनः अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।